कि तकरीबन मुझे लगता है कि 2009 या 10 में एक महिला को, खूंटी की महिला थी, उस समय जिला अध्यक्ष हुआ करता था मानव अधिकार इसका संगठन से। तो उस समय एक महिला को यौन शोषण के मामले 16 साल से यौन शोषण किया गया था। ठीक है, उसके क्षेत्र के लोग उसका केस कोई नहीं ले रहे थे। उस समय मैंने एंट्री किया था और उस व्यक्ति को मैंने जेल करवाया था जो उसके साथ यौन शोषण करता था और उसको मारने का प्रयास किया था। वहां पे मुझे महुआ माझी जी ने भी मुझे सपोर्ट किया था। ये मैं बता रहा हूँ, उस समय 2009-10 की बात बता रहा हूँ। जोहार, नमस्कार, आदाब। आज हमारे बीच सिली विधानसभा क्षेत्र के जेबीकेएसएस के केंद्रीय प्रवक्ता राजू महतो जी है और हम जानने का प्रयास करेंगे जेबीकेएसएस से कब से जुड़े हुए हैं और जेबीकेएसएस में क्यों आए। एक इतना पढ़े लिखे नौकरी छोड़ के जेबीकेएसएस में क्यों ज्वाइन किए। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबको कतियानी जोहार करता हूँ, सतरंगी सलाम आदाब करता हूँ। तो नौकरी छोड़ के आप जेबीकेएसएस में क्यों जुड़े? देखिए, एक्चुअली मैं जो यहाँ पे नौकरी करता था, उससे पहले भी नौकरी के साथ-साथ भी जब मुझे जो भी समय मिलता था तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया करता था। मुझे पता नहीं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत पहले से बहुत पर्सनल इंटरेस्ट है, और ये मैं नौकरी छोड़ने से पहले मैं इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में द गुड पॉलिटिशियन का एक हिस्सा भी हुआ करता था। और इसी बीच में जब जेबीकेएसएस, मतलब मुझे लगा कि आज जेबीकेएसएस को नौजवानों की ज़रूरत है और नौजवान लोग जेबीकेएसएस में जुड़ रहे हैं। देखिए, मेरी इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है कि मैं सिर्फ जेबीकेएसएस में डायरेक्टली नहीं आया हूँ। मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का बहुत पहले से हिस्सा रहा हूँ। मैंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, मुझे देखा जाए तो तकरीबन मैं 2007-8 से कर रहा हूँ, मतलब जुड़े हुए हैं। मैंने पॉलिटिक्स को बहुत नज़दीकी से देखा है। जब मैं रांची कॉलेज हॉस्टल में हुआ करता था, तो तब से मैं पॉलिटिक्स को बहुत नज़दीकी से देखते आ रहा हूँ। मैंने वहाँ पे देखा है, आपको पता भी होगा कि रांची कॉलेज हॉस्टल जैसा क्षेत्र जो जगह होता है, वहाँ पे राजनीति का अड्डा हुआ करता था। तो हमने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों के मैंने काम भी किया। मुझे याद है आज भी वो दिन जब उपचुनाव हुआ था आपका तमाड़ में, जिसमें जेवीएम के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय गुरुजी खड़े हुए थे और उधर से दूसरी तरफ से राजा पीटर जी भी हुए थे। उस समय भी हमारा हॉस्टल में बहुत मतलब दौड़-धूप हुआ था। हालाँकि उस समय मतलब हम लोग उस तरह से सक्रिय राजनीति में नहीं थे, लेकिन राजनीति को देखते ज़रूर थे। उस समय हम लोग स्टूडेंट थे, उसके बाद हम लोग वहाँ पे स्टूडेंट का छात्र राजनीति भी हम लोग मतलब जुड़े हुए थे। हम लोग देखते थे, तो उस जगह से ही हम लोगों को राजनीति में एक अच्छा रास्ता मिला, एक जगह मिला। और चूँकि मेरी स्कूलिंग भी क्या है ना कि मैं बोर्डिंग स्कूल से पढ़ा हूँ, और मैं आरटीसी बूटी मोड़ से मैं लगभग वहाँ पे मैंने 10-11 साल मैंने वहाँ पे गुज़ारा है। तो बोर्डिंग स्कूल से पढ़ा हूँ, तो बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है ना कि हम जो मिडिल फैमिली के जो लोग हैं, लगभग पूरा झारखंड में सभी जगह से हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे। और मैं वहाँ भी था, तो मैंने वहाँ भी स्कूलिंग के समय में भी मैं एक डे ऑफ़िसर का रूप में मैं काम किया करता था। वहाँ पे भी मैं लीडरशिप का काम करता था। तो देखा जाए तो ये मेरी मतलब बचपन से मुझे लीडरशिप करने की आदत है। मुझे अच्छा लगता है नेतृत्व करना, अच्छा नेतृत्व करने का मुझे मन होता है, अच्छा लगता है। वो तो नो डाउट, देखिए घर की स्थितियाँ अच्छी नहीं थी, तो एजुकेशन से भी फिर भी हम लोग लड़-झगड़ के पढ़ाई-लिखाई किए। कहाँ तक पढ़ाई किए? मैंने तो बीटेक भी किया है और मैंने एमबीए भी कंप्लीट किया है, और मैं अभी लॉ का एप्रिसिएशंस में हूँ। मैं लॉ के तो पढ़ाई। बीटेक आपने क्यों किया? अगर राजनीति में ही आना था तो बीटेक आपने क्यों किया? देखिए, एक जोश होता है कि हमारे सारे साथी दोस्त यार लोग बीटेक कर रहे हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। देखिए, मेरी परिवार की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बीटेक कर सकता हूँ। मेरे परिवार एक मैं बड़ा परिवार से, जॉइंट फैमिली से बिलॉन्ग करता था, और मैं मेरे मेरे पापा एक सिंगल अर्निंग पर्सन थे, जो अकेले मतलब कमाऊ थे। उसके बावजूद भी मेरे पापा ने भी मतलब कहा था कि बेटा हम आपको बीटेक नहीं करा पाएँगे, जैसा भी होगा आईटीआई-वाईटीआई कर लो। लेकिन मेरी एक सोच थी कि कम से कम मैं अपना एक टेक्निकल डिग्रीज़ मैं अपना बैक सपोर्ट लेके रहूँ। अगर यदि कल मैं जैसे समाज की सेवा करता हूँ, कल किसी तरह से तो मतलब परिस्थितियाँ खराब होती है, तो कम से कम हमारा जो डिग्री है, उस डिग्री का मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। तो फिर मैंने इसीलिए भी मैंने स्कॉलरशिप बेस पे मैंने डिग्री भी किया, बीटेक भी कर ही लिया। उसके बाद फिर मैं स्कॉलरशिप बेस पे मैंने एमबीए भी किया। एमबीए भी किए हैं? हाँ, मैंने एमबीए भी किया, स्कॉलरशिप बेस पे मैंने एमबीए भी किया। यही रांची राय यूनिवर्सिटी से मैंने स्कॉलरशिप बेस पे मैंने एमबीए भी किया, और इस एमबीए और बीटेक के दरमियान मैंने नौकरी भी करा। तकरीबन मैं 9 साल कॉर्पोरेट्स में मैंने काम किया है। मैंने गवर्नमेंट एजेंसीज़ जैसे आधार में हो गया, आपका सेल हो गया, बोकारो सेल का जो मतलब रीजनल ऑफिस है आपका ड्रोंडा में, मैंने वहाँ भी काम किया है। तो मैं अलग-अलग कंपनियों में अलग-अलग तरीके से काम किया, तो मैंने वहाँ भी चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब किया, देखा है कि वहाँ भी हमारे लोगों की जगह कहाँ है। और मैं चूँकि मैं टेक्निकल पर्सन था, तो मुझे थोड़ा-सा मैनेजमेंट में जगह मिला था।
तो मैनेजमेंट में होने के कारण हम अपने लोगों को देखते थे, तो हमारे लोगों की जगह कहाँ होती थी। तो हमारे लोग ज़्यादातर स्वीपर या एसआईएस गार्ड में हुआ करते हैं। हमारे इस झारखंड के स्थानीय लोग, बहुत कम लोगों को जगह मिलता है। मैं रिलायंस जियो जैसी बड़ी कंपनी में भी मैंने 3 साल काम किया। मैं आज आधार का रीजनल ऑफिस में मैंने 4 साल मैंने अपना अपना ये जोक दिया। मैं टाटा मोटर्स में भी मैं 1 साल काम किया हूँ। वहाँ भी मैंने देखा है कि हमारे झारखंड के लोग नहीं, वहाँ भी बाहर के लोग ज़्यादा थे। तो इन सब चीज़ों को मैंने देखा है। उसके बाद मेरी एक पर्सनल राजनीति भी हुआ करती थी कि इतना कुछ करने के बाद भी मैं समाज की सेवा में काम करता था। मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के रूप में भी मैंने तकरीबन 10 से 11 साल मैंने काम किया। उसके बाद जब मैंने देखा कि 2021 के लास्ट में 2022 के स्टार्टिंग में इन सब चीज़ों को मैंने देखा कि जयराम महतो जैसे एक अच्छे नेता और नेतृत्व कर रहे हैं और ऐसे लोग हम लोग समर्थन देना चाहिए। तो हम लोगों ने, मैं जब जॉब करता तो मैंने पीछे से बैक सपोर्ट से मैंने इस आंदोलन को सपोर्ट किया। मैं जहाँ पे आंदोलन हुआ वहाँ पे हम लोग बैक सपोर्ट पे हम लोग रहे। चूँकि मैं एक जॉब होल्डर था, तो जॉब करने के कारण मैं उतना समय नहीं दे पाता था। लेकिन जब देखा कि ये आंदोलन को मजबूती की ज़रूरत है और पढ़े लिखे युवाओं को आने की ज़रूरत है, तो मैंने अपना एक रिस्क लिया और रिस्क जोन पे आकर के मैंने जेबीकेएसएस को समर्थन दिया। और मैं पूर्ण रूप से आज तकरीबन 1.5 साल से मैं जेबीकेएसएस पूर्ण रूप से मतलब और मेरा कोई काम नहीं है। बस पार्टी के लिए सोचना, पार्टी के लिए काम करना, संगठन के लिए सोचना, संगठन के लिए काम करना। बस मैं इसी चीज़ में लगभग 1.5 साल से मैं लगा हूँ। अभी तकरीबन मुझे लगता है गिरिडीह लोकसभा में 6 महीने से तो मैं उधर ही था। उससे पहले भी सिल्ली में संगठन को बढ़ाना, सिल्ली में संगठन को, मैं एक-एक गाँव में रात-रात में जा के मैंने लोगों को इकट्ठा किया है। मैंने लोगों को जमाया। आप मेरा फेसबुक के माध्यम से जाकर देख सकते हैं कि मैंने सिल्ली में लोगों को जगाने का बहुत काम किया है। मुझे लगता है कि हमारे चारों प्रखंड में, ठीक है, चारों प्रखंड में सिर्फ़ मुझे लगता है जोना छोड़ के बाकी 3 प्रखंड में मैं खुद स्वतः जा कर के अपनी टीम के साथ हम वहाँ पे काम किए और हमारी टीम ने लोगों को जागरूक करने का काम किया है। हम लोगों ने वहाँ पे जा कर लोगों को जागरूक किया, रात हो चाहे दिन हो। चाहे सभा होने के काम से हो, चाहे सभा नहीं भी हो, फिर भी हम लोगों ने संगठन को बढ़ाने का काम किया और हम संगठन के लिए तब से हम जुड़े हुए हैं। और कुल मिलाकर के देखिए तो हम जेबीकेएसएस में इसलिए ही आए क्योंकि जेबीकेएसएस का विचार मेरे विचार से मिलता-जुलता है। मैं आपको बता दूँ कि मैं जेबीएम पहले तो चूँकि यहाँ पे आजसू का गढ़ हुआ करता था एक समय 2000 के बाद यदि देखा जाए तो सिल्ली विधानसभा आजसू का गढ़ हुआ करता था। और चूँकि सुप्रीमो भी हमारे गाँव से, मेरे घर के बगल से आते हैं, तो उस समय हम लोग ये सोचते थे जब घर में जब बोला जाता है ना, गाँव शिव तो हिमालय जाए कि ना दरकर। तो हम लोग वही सोच के हम लोग उसको समर्थन करते थे। हम लोगों ने समर्थन दिया, हमारे पूरे गाँव के लोगों ने समर्थन दिया। हमें भी एक उम्मीद थी, हमारे पूरा पेरेंट्स ने समर्थन दिया है, हमारे गार्जियन ने समर्थन दिया। जब हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे राजनीति को, तब उस राजनीति में हमारी मम्मी जो यहाँ पे महिला समिति का ये होता था, महिला समिति की मुझे लगता है स्टार्टिंग फैमिली मेंबर थी, जो उन्होंने गाँव-गाँव में धूप में मूढ़ी और चूड़ा खा के समिति को बनाया। तो हम लोगों ने जेबीकेएसएस को, हमारे परिवार ने भी जेबीकेएसएस को समर्थन दिया। लेकिन जब हम लोग बड़े हुए तो हम लोगों को लगने लगा कि चलो भाई साहब, कि अब तो हम लोग बड़े हो गए, ये पार्टी हमारी है, तो पार्टी से हमें ना कुछ एक प्रेफ़रेंस मिल जाएगा। हम आज राजनीति क्यों करते हैं? हम जिस नेता को चुनते हैं उससे एक उम्मीद रखते हैं, एक प्रिविलेज की उम्मीद रखते हैं कि चलो भाई एज़ पर क्वालिफ़िकेशंस कहीं यदि ऐसा जगह होती है तो हमें अप्रेंटिस ही दे दिया जाए। एज़ पर क्वालिफ़िकेशन यदि ऐसे ज़रूरत रहता है तो हमको नौकरी ही दिया जाए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों पे जब हम लोगों ने देखा कि इन सब चीज़ों पे आज लोग मतलब स्वार्थी हो गए हैं, तो फिर हम जेबीकेएसएस से निकल के हमने जेबीएम जॉइन किया। सॉरी आपका आजसू से निकल के हमने जेबीएम जॉइन किया। क्योंकि आजसू में मैं कभी कोई पद पे नहीं रहा। क्योंकि वो हमको ये सोच के चलते थे, ये घर का पार्टी है और घर के लिए हम लोग चल रहे हैं। लेकिन जब घर की पार्टी सोच के हम लोग काम करते थे, लेकिन हमारे लोग जब हमारे साथ यदि नहीं खड़े होते हैं तो हम क्या करेंगे? तो फिर हमने कहा कि चलो अब झारखंड हित की जब बातें हैं, तो झारखंड हित के लिए उस समय जेबीएम आई हुई थी, जो आपका 1932 इसकी खतियान की बातें कर रही थी, ठीक है? तो इन सब चीज़ों पे हमने जेबीएम जॉइन किया। जेबीएम में मैं तकरीबन 2 साल मैं पूर्ण रूप से पूरा विधानसभा पे जेबीएम में काम किया। जेबीएम के बाद जब जेबीएम विलय करके बीजेपी में, तो मैं बीजेपी में जॉइन नहीं किया। मैं कुछ 1 आध 2 साल के लिए मैं थोड़ा साइलेंट हो गया। फिर से जब देखा कि हमारे विचारधारा के फिर से एक आंदोलन आई, जो जेबीकेएसएस के रूप में आया, तो फिर हम उस आंदोलन में फिर घुस गए और उस आंदोलन में घुसने के बाद आज हम जेबीकेएसएस में हैं और जेबीकेएसएस को तन, मन, धन से समर्पित करके आज जेबीकेएसएस के लिए काम कर रहे हैं और आज हम जेबीकेएसएस पे आज एक केंद्र प्रवक्ता के रूप में आप देख रहे हैं बैठे हुए। ये हमारी एक जर्नी है कि हम जेबीकेएसएस को कैसे काम किए। आप गिरिडीह लोकसभा चले जाइए, गिरिडीह लोकसभा में 6 विधानसभा है, जहाँ पे आज लोग बताएँगे कि हमने वहाँ पे अपना तन, मन, धन लगा करके लोगों के लिए काम किया है। हमने संगठन को बनाने के लिए किस तरह से काम किया है, इस तरह से हमने काम किया। हम अपने काम से जाने जाते हैं। आप हमको बहुत कम सोशल मीडिया के चैनल्स में बहुत कम देखे होंगे। तो हम जो पार्टी का जो दायित्व आपकी उम्र क्या हो रही? मेरी उम्र अभी 31 है। तो 31 साल के लड़के बीटेक एमबीए करने के बाद आप
राजनीति में आ रहे हैं, मतलब आप क्या आगे क्या सोच के आए हैं? मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि मेरी एक पर्सनल इंटरेस्ट है, मेरी एक मतलब दिली ख्वाहिश है। मैं बचपन से मैं क्या मतलब राजनीति में आने से आपके ब्लैक मनी के आप फिरक में है? देखिए, मुझे ब्लैक मनी तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, मैं ब्लैक मनी को सोचता ही नहीं हूँ। लेकिन मुझे समाज का सेवा करना मतलब सर्विसेज समाज को लेकर के मैं खड़ा होना मुझे अच्छा लगता है। जब मैं किसी असहाय मतलब लोगों का जब मैं मदद करता हूँ तो मुझे दिल से खुशी महसूस होता है और आज उसी के लिए मैं खड़ा हूँ। अब मैं आज तक कोई भी बोल दे, मैं जितने भी लोगों के लिए मैंने काम किया है, आज आप पूरा सिल्ली विधानसभा में पता कर लीजिए, ठीक है? कि रात के 1 बजे, रात के 2 बजे, रात को 2 अभी आपके सामने ही हम खड़े थे। वहाँ एक घटना घटी, मुझे ही फ़ोन आया, एम्बुलेंस को मैंने भेजा वहाँ पे, भेजा कि आपके सामने किया कि नहीं किया? तो यहाँ कुछ भी घटनाएँ घटती है तो लोग मुझे फ़ोन करते हैं तो मैं त्वरित एक्शन लेता हूँ कि मैं उसको कहाँ तक मदद कर पाऊँ। ये मुझे अच्छा लगता है और ये मुझे खुशी महसूस होती है और इसलिए मैं इस पे मतलब इस क्षेत्र को चुना हूँ। आज सिर्फ़ यदि मुझे अपना एक सर्वाइवल के लिए सोचना अच्छा, पड़ता। पुलिस से क्यों लड़ते रहते हैं आप? हम पुलिस से लड़ते नहीं हैं। देखिए, हम सिस्टम से लड़ते हैं। अगर यदि सिस्टम में सही काम लोग करते, तो शायद हमारी एंट्री होती ही नहीं। हम आते ही नहीं उस जगह पे। मान लीजिए आज हिंडाल्को की मुद्दा है। मान लीजिए आज रोड एक्सीडेंट की मुद्दा है। जहाँ-जहाँ पे आप जो भी जैसे अभी आपसे चर्चा हो रही थी, आपने कहा मैंने आपका बहुत सारा वीडियोज़ देखा है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियोज़ उसी जगह पे है जहाँ पे सही न्याय नहीं हो रहा था। तो उस जहाँ पे न्याय नहीं हो रहा था, जहाँ गरीब तबके के लोगों को कुचला जा रहा था, तो वहाँ पे मैं खड़ा होता हूँ। आप छवि बनाने के लिए मतलब आंदोलन में आगे आते हैं? छवि बनाने के लिए मैं कोई ऐसे मैं अनवांटेड आंदोलन में आप मुझे कहीं नहीं देखे होंगे। मैं छवि बनाने के आंदोलन पे नहीं आया हूँ। मैं उसी आंदोलन पे खड़ा हुआ हूँ जहाँ पे उनको न्याय नहीं मिला है। अब एक ऐसा ये बता दीजिए जहाँ पे मैं छवि बनाने के लिए आंदोलन पे आया हूँ। यदि हमारे संगठन का निर्णय हुआ है कि हमारे लोगों को मतलब क्या बोलते हैं आपका जो एग्ज़ाम में जो माफियागिरी किया गया, तब हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि इसको लेके कि हम लोग पूरा झारखंड बंदी करेंगे, तो मैं संगठन के हिसाब से मैंने झारखंड बंदी पे अपना आंदोलन किया। तो उसके हिसाब से मैंने रोड जाम किया और मतलब रोड पे हम लोग उतरे, जो हमारी जो भी माँग थी उसको उस माँग को लेकर के। तो हम झारखंड हित के लिए, जनता हित के लिए, सोशल हित के लिए जो भी काम करते तभी हम आते हैं। आप हमको कभी ऐसे नहीं देखेंगे अनवांटेड रोड में बैठ के कि हम अपना छवि बनाते होंगे। मैं बिल्कुल जनता के साथ, जनता की आवाज़ को लेकर के मैं मतलब प्रखर रूप से आवाज़ बनता हूँ और मैं बोलता हूँ। देखिए, मुझे नहीं डर लगता है कि कौन क्या कहेगा। मैं अगर जो जनता की सही में समस्या है, उस समस्या को लेके मैं ब्लॉक भी जाता हूँ। उस समस्या को लेके मैं ब्लॉक में भी मैं बात उठाता हूँ। देखिए, मेरा काम है कि जो सामाजिक न्याय है, उस सामाजिक न्याय में मैं अपने आप को जैसे भी काम करके यदि मैं उनको न्याय दिला सकता हूँ, तो मैं वो काम करूँगा। और चाहे वो मुझे थाना की बात हो, चाहे वो मेरे ब्लॉक की बात हो या फिर इंटरपर्सनल की बात हो। यदि समाज की बात हो, समाज में भी मैं बहुत जगह पे ऐसे पे जाता हूँ, जहाँ पे उनका यदि बातें नहीं बनती, तो हम उन समाज के बीच में बैठ के उनका समझौता भी करते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों पे काम करता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि तकरीबन मुझे लगता है कि 2009 या 10 में एक महिला को, खूंटी की महिला थी, उस समय जिला अध्यक्ष हुआ करता था मानव अधिकार इसका संगठन से। तो उस समय एक महिला को यौन शोषण के मामले 16 साल से यौन शोषण किया गया था, ठीक है? उसके क्षेत्र के लोग उसका केस कोई नहीं ले रहे थे। उस समय मैंने एंट्री किया था और उस व्यक्ति को मैंने जेल करवाया था, जो उसके साथ यौन शोषण करता था और उसको मारने का प्रयास किया था। वहाँ पे मुझे महुआ माझी जी ने भी मुझे सपोर्ट किया था। ये मैं बता रहा हूँ, उस समय 2009-10 की बात बता रहा हूँ। उस समय मैं तो मतलब मैं राजनीति को सोच के नहीं आता, लेकिन उस सेवा भावना से मैं वहाँ पे गया। आपको डर नहीं लगता इस काम में? पता नहीं, मुझे डर नहीं लगता इन सब चीज़ों पे, बिल्कुल डर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर यदि मैं गलत करता तो मुझे डर लगता है, मैं गलत नहीं करता इसलिए मुझे डर नहीं लगता है। और लोग कहते हैं कि आस्था भी चीज़ें होती है, तो मैं आस्था में यही विश्वास करता हूँ कि यदि मैं गलत नहीं किया हूँ तो मुझे उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इन सब चीज़ों पे उभर के आता हूँ, मैं खड़ा होता हूँ इन सब चीज़ों पे। सुदेश मुझे महतो उस समय भी जानते हैं, वो उस घटना को भी बता दूँ, उस समय में भी जिस व्यक्ति के ऊपर हम लोगों ने एक्शन लिया था, वो एक कोयला माफिया आदमी था। मुझे नहीं पता था उसके बारे में, लेकिन वहीं के लोगों ने मुझे कहा कि देखिए हम लोग ऐसे-ऐसे काम करेंगे तो साधु हम लोग को मार देगा, पीट देगा, जेल चला जाएगा, उसके परिवार वाला हम लोग को मारेगा। तो हमने कहा ठीक है, ऐसी बातें हैं तो हम सामाजिक न्याय के हिसाब से खड़ा होते हैं और हमने उसको बाकायदा न्यूज़ पोर्टल पे लाया, गवर्नमेंट पोर्टल पे लाया, महिला थाना पे एफआईआर करवाया, महिला आयोग में उसका बात को रखवाया और इन सब चीज़ों को करके हमने उस पीड़ित परिवार को हम लोग न्याय दिलाने का काम किया था। ये 2009 की मैं बात बता रहा हूँ। इसी प्रकार मैं हमारे सिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे महिलाओं का केसेस हुए हैं, जिन सब मैं तो अभी नाम नहीं बताऊँगा, उनके साथ भी मानहानि का केस हुआ है, यौन शोषण का केस हुआ है, शादी-ब्याह में लूट-पाट का केसेस हुआ। मैं उस महिला परिवार के साथ भी खड़ा हुआ और उनको न्याय दिलाया हूँ। और ये जनता जानती है यहाँ पे। आज हॉस्पिटल के केसेस ले लीजिए, हॉस्पिटल में जहाँ पे किसी को एडमिट नहीं लिया जाता है, तो वहाँ पे भी हम लोग पैरवी करके, चाहे जो भी हो, जिस भी तरीके से बातचीत है, अपने रिस्क पे लेकर के कि सर एडमिट कर लीजिए, बाकी पैसा का जो भी बातें होंगी हम लोग करेंगे। तो जहाँ से मेरे से जो बन पड़ा है, मेरे पास मेरा बौद्धिक, देखिए मेरे पास आर्थिक शक्ति तो उतना नहीं है, लेकिन बौद्धिक शक्ति, सामाजिक शक्ति से मैं जो काम कर पाया हूँ, मैं समाज के लिए मैं किया हूँ। और मेरे पास इतना रिस्क आप क्यों उठाते हैं?
वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये मुझे मेरी दिली इच्छा है। मुझे कभी-कभी लगता है, देखिए मैं अपने सबके लिए अपना-अपना विभाग है, अपना काम करेंगे। देखिए आप वही बीच में क्यों आ जाते वही तो बात है, अगर यदि सभी विभाग अपने अपना काम करते तो आज शायद हमें राजनीति और हमें ये लेजिस्लेटिव की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हैं? अगर जो हमारा जुडिशरी है, सरकार कौन है? सरकार 3 चीज़ों से मिलके बनती है आपका। एक जुडिशरी बनती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिलता है और एक लेजिस्लेटिव मिलता है। लेजिस्लेटिव जहाँ पे हमारे एमएलए, एमपी जो भी मतलब पंचायत स्तर से लेके एमपी तक के जितने भी लोग होते हैं। उसी प्रकार जुडिशरी में कौन लोग? हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सिविल कोर्ट है। उसी पर एडमिनिस्ट्रेटिव में थाना है, एसपी है, डीएसपी है, डीआईजी, ये लोग हैं। तो अगर यदि यही 2 तो काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी। अगर यदि इनका सही तरीके से काम होता तो शायद लेजिस्लेटिव की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और लेजिस्लेटिव में आने के बाद यदि हम इन सब चीज़ों पे यदि हम बात नहीं रखते हैं, तो शायद लेजिस्लेटिव में हमें नहीं आना चाहिए। तो मैं वही कहता हूँ कि अगर यदि जिनको जो काम दिया गया है, वो लोग उनके काम सही तरीके से करेंगे, तो शायद हम लोग को आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज मान लीजिए हम एक एफआईआर करने जाते हैं, रोड एक्सीडेंट होता है और उस वो एफआईआर को यदि थाना के बड़े बाबू यदि उस एफआईआर को अपनी ज़िम्मेवारी, अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी कर्तव्य समझ के कर लेते हैं, तो शायद हमें रोड में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज यदि खतियान की जो हम बात कर रहे हैं, जिनको हम लेजिस्लेटिव में भेजे हैं, वो यदि अपना बात को रखते हैं और वहाँ पे जुडिशरी का काम हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव का काम हो, यदि वो सही से न्याय उस पे काम करते हैं, जिस तरह से आज जो कि भारत जो राज्यों का देश है, तो अलग-अलग राज्यों को उनकी मतलब क्या बोल रहे हैं, विभाजन के साथ उनका अधिकार दिया गया, तो हमारा राज्य को विभाजन के साथ हमारा अधिकार नहीं मिल पा रहा है। यदि इन सब चीज़ों पे यदि मिल ही जाता, तो आज शायद जेबीके से जैसा पार्टी को खड़ा होने की यानी ज़रूरत ही नहीं विशेष पड़ती। विशेष राज्य की मांग कर रहे हैं। विशेष राज्य की माँग तो हुई है, विशेष राज्य की माँग तो हुआ है, विशेष राज्य की माँग तो एक अभी सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन अभी हमारी अस्मिता की जो लड़ाई है, हमारी आइडेंटिटी की जो लड़ाई है, हम उस आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर यदि आइडेंटिटी आज 23 साल में यदि हमें मिल जाती, तो क्या जेबीके से उसको खड़ा होने की ज़रूरत पड़ती? क्या आज जयराम महतो को यहाँ पे आने की ज़रूरत पड़ती? अगर यदि हमारे लोगों को यहाँ पे जैसे दूसरे राज्यों में, जैसे बंगाल में हो गया, उड़ीसा में हो गया, एक लैंग्वेज बैरियर पे उनको नौकरी दिया जाता है कि बंगाली आएगा तभी आप यहाँ नौकरी कर सकते हैं, उड़िया आएगा तभी आप यहाँ नौकरी कर सकते हैं। तो झारखंड में तो भाई यहाँ ओपन है, कोई भी आके यहाँ झारखंड में नौकरी कर सकता है। तो इस पे यदि एक बैरियर बन जाता है, यदि बाढ़ यदि बना दिया जाता, और तो हमारे लोग को नौकरी मिल जाता। और हमारे जितने भी लोग हैं, जो लोग आज लाइब्रेरी से पॉलिटिक्स में आए हैं, तो इनको पॉलिटिक्स में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक सिस्टम का ही मारा है। विद्यार्थी इसलिए राजनीति में आना चाहते हैं कि वो कंपटीशन फाइट नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए इधर आ रहे हैं। नहीं, कंपटीशन फाइट नहीं कर पाने की बात नहीं, कंपटीशन बिल्कुल फाइट कर रहे हैं। लेकिन ये जो कंपटीशन लिख के आने के पहले पेपर लीक हो जा रहा है, ये क्या है? अगर यदि स्मूथ तरीके से एग्जाम्स होते, तो हम आते ही नहीं राजनीति में। हम तो लाइब्रेरी सीधे मतलब प्रशासनिक विभाग में जाते हैं। अच्छा, पेपर लीक की बात कर रहे हैं, तो पेपर का जो लीक हो रहा है, खरीदता कौन है? विद्यार्थी तो खरीदते हैं। हाँ, तो कौन विद्यार्थी खरीदते हैं? जो लोग मेहनत नहीं करते, जिनके पास पैसा है। तो वही तो बोल रहे हैं, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, ये दोनों चीज को समझने की जरूरत है। आज यदि हम जिन नेताओं के विरोध में खड़ा हो रहे हैं, आज वो लोग सोशलिज्म भूल चुके हैं, आज वो लोग कैपिटलिज्म पे बात करते हैं। आज वो कहीं ना कहीं से धन संग्रह कर रहे हैं और इलेक्शन समय में वही धन को बेच करके वोट लेते हैं। तो क्या ये सही लोकतंत्र है? क्या ये सही मायने में लोकतंत्र है? क्या इसी लोकतंत्र के लिए हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है? संविधान में एक समानता की जो बातें होती, क्यों किया गया था? देखिए, हमारे संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी ये चीज लिखा था कि अगर यदि हम जो संविधान बना रहे हैं, इस संविधान के तरीके से संवैधानिक पद पे जो लोग जाएंगे, और अगर वो व्यक्ति ईमानदार, सोशलिज्म यदि नहीं होता है, तो शायद इस संविधान का भी दुरुपयोग किया जा सकता है। आज जो ही हो रहा है, आज ईडी का छापा ले लीजिए, आज अभी चुनाव आयोग जो कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक पक्षी काम कर रही है। आज ईडी एक पक्षी काम कर रही है। क्या बीजेपी के लोग क्या लोग मतलब गलत ये पे संलिप्त नहीं है क्या? क्या बीजेपी छोड़ के जो लोग हैं वही लोग हैं क्या? आज बहुत लोग बीजेपी के साथ गठबंधन में क्यों बैठे हुए हैं? अपने व्यक्तित्व बेनिफिट के लिए। तो ये जो हो रहा है, ये सब चीज क्यों हो रहा है? अगर यदि इन सब चीजों पे यदि संवैधानिक तरीके से यदि सही काम होता, तो शायद आज नए राजनीति की उत्पत्ति ही नहीं होती। और यदि विचारों पे यदि मतलब विखंडन नहीं होता, यदि विचार गलत नहीं होते, तो आज राज्य में पूरा देश में 2 ही पार्टी होती। एक होता है आपका बीजेपी और एक होता है कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में भी विचारों का जो ये हुआ, जो विचार उनका संविधान था, संविधान जो पार्टी की जो संविधान थे, उस संविधान पर लोग काम नहीं कर पा रहे, विचार बदलते गए, तो लोग अपने अपने विचार के हिसाब से अपनी अपनी नई पार्टी बनाते गए। आज लोकतंत्र में आज देखिए, कम से कम मुझे लगता है कि इस साल का रिकॉर्ड होगा, मुझे लगता है 3500 या 3600 पार्टियां बन गई यार पूरा देश में। तो पार्टियां क्यों बनी? विचार से अलग हुआ। हर युवा का अलग विचार होता है। आज जो लोग 25 साल पहले राजनीति में आए थे, आज वो लोग बुढ़ा अवस्था में आ गए। एक चीज जान लीजिए, इस उम्र का जो तगाजा होता है, एक 35 साल से नीचे के जो उम्र के होते हैं, वो क्रांति सोचते हैं और वो चाहते हैं कि बदलाव हो। लेकिन जो आफ्टर 50 हो जाते हैं, 50 साल के बाद, वो लोग
डिफेंसिव, मतलब बच बचा सोचते हैं कि मतलब ये सब चीज नहीं होना चाहिए, जो हो गया दे दो। तो भाई यही यही स्थिति में आज क्या हो रहा है कि झारखंड को लोग लूट के चले जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ इतना खनिज संपदा है, हमारे यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज है, उसके बाद हमको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता, हम क्या करेंगे? इसीलिए आज आना पड़ रहा है राजनीति में। इतना समय देने बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, और आपने जो मेरा पर्सनल इंटरव्यू लिया इसके लिए मैं आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया।